नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है और लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का चार्ट है लोकसभा की शक्तियों और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं राज्यसभा की शक्तियों के ऊपर। देखिए, राज्यसभा की शक्तियां जो है, देखिए आप ये जानते ही हैं कि भारत में जो है हमने द्विसदनात्मक विधायिका अपनाई है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है दो सदन होंगे भारत में संसद के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें ना हमने किसी चीज में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों की शक्तियों का क्या कंपैरिजन है, उसको जानेंगे। पर इन दोनों को जानने से पहले ना मैं आपको राज्यसभा की और लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं उसको समझा देता हूं, फिर इनको समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसको आप वहां पर भी करेंगे और यहां पर भी, इसी के नीचे ही है ये टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है, और उसके बाद जो है हम ऊपर वाले दोनों में कंपैरिजन क्या हो सकता है वो करेंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा के पास कुछ क्या स्पेशल पावर है, विशेष शक्तियां हैं क्या, ठीक है, तो उसको जानते हैं। देखिए, आपको ये बात पता ही है कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब जैसे लोकसभा यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व करना, मतलब लोग जो है सीधे तौर पर उनको चुनते हैं, लोकसभा के सदस्यों को। और आप ये बताइए, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष तरीके से। मैंने आपको बताया था ना, अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे, कि जो राज्यों में विधानसभा है उसके सदस्य चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष तरीके से। पहले आम लोग जो हैं राज्यों में वो विधानसभा के सदस्यों को चुन लेते हैं इनको, फिर ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये जो है राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व मतलब हर राज्य के उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का काम जो है राज्यसभा करती है। इसका उद्देश्य है कि राज्यों के हितों या शक्तियों का संरक्षण करना, कि राज्यों के पास जो शक्ति है कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा छीन ले। इसलिए राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। देखिए भाई, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे राज्यों के बारे में जो अपनी बात सामने रखेगा, तो वही तो राज्यों की बात को आगे बढ़ाएगा। अगर ऐसा होगा कि राज्यों की शक्तियों को कोई कम कर रहा हो, जैसे राज्यों के पास कुछ शक्ति है, अगर उनको कोई कम कर रहा हो, तो क्या वो अपनी बात को सामने नहीं रखेगा? कौन रखेगा? जो राज्यसभा ही तो रखेगी, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। तो राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा जो है ना, और राज्यसभा की सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत दोबारा से समझाता हूं। देखिए, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, तो राज्यों को कोई भी अगर कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, या उसकी शक्तियों को कम किया जाएगा, तो उसकी बात कौन रखेगा? राज्यसभा ना। तो राज्यसभा कभी भी कोई ऐसा मुद्दा आता है जो राज्यसभा के राज्यों के हितों को प्रभावित करता है, तो उस मुद्दे को जो है सहमति और स्वीकृति के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय पर, ठीक है, ये जो पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये सूची क्या होती है, ठीक है, ये यहाँ देखिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये सूची क्या होती है। देखिए, सूची जो है ना, हमारे देश में संघवाद को अपनाया गया है। संघवाद में ना हमने शक्तियों का विभाजन किया है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन हमने कैसे किया है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, ठीक है। तो हमने ये ऑब्वियस है कि हमने क्या है, एक लिस्ट बनाई होंगी, ठीक है। हमने लिस्ट बनाई है कि केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति है, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं। इसलिए हमने 3 लिस्ट बनाई, ठीक है। एक होती है केंद्रीय सूची, जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। एक होती है राज्य सूची, जिसपे राज्य की सरकार कानून बनाएगी। एक होती है समवर्ती सूची, जिसपे राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके कानून बनाएगी। केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाएंगे,
ठीक है, ये 3 लिस्ट हो गई। अब आप बात समझिए कि कभी ऐसा होता है कि राज्य सूची में, मतलब राज्य के पास जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं, उस पे अगर केंद्र सरकार कानून बनाने की बोले तो क्या ये संभव है? हाँ संभव है, जब राज्यसभा इसके लिए हाँ कहते, क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है ना, इसलिए यही बात बोली गई है कि अगर राष्ट्रहित में केंद्र सरकार ये बोले कि हमें इस राज्य सूची पे कानून बनाना है, तो उसमें राज्यसभा अगर स्वीकृति दे देगी तो ये कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास शक्ति आ जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा जब हमने ये देखा है कि बाकी राज्यसभा के पास काफ़ी शक्तियां हैं, लेकिन लोकसभा के पास उससे ज़्यादा शक्तियां हैं, उसके बारे में हम पता करते हैं। देखिए लोकसभा की विशेष शक्तियां कौन सी हैं, अब बात करते हैं लोकसभा की विशेष शक्तियों पर। देखिए आप ये जानते ही हैं कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो सरकार चुनी जाती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल बनता है और पूरे देश में वही सरकार चलाते हैं। तो इसका मतलब है लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियां हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है, और सिर्फ ध्यान रखिएगा केवल लोकसभा ही धन विधेयक प्रस्तुत, लोकसभा में ही जो है धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए धन विधेयक होते क्या हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल का मतलब होता है कि सरकार कितना खर्चा करेगी, कितना आमदनी करेगी, कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, इसकी शक्ति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जिसकी सरकार बनती है उसी के पास पावर होती है। ठीक है, तो सिर्फ लोकसभा में ही धन विधेयक क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। आप ही बताइए, क्या लोकसभा में जो सरकार धन विधेयक को प्रस्तुत करेगी तो क्या उसमें कोई चेंज लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चेंज लाने के लिए तो 50% + 1 का बहुमत चाहिए और वो बहुमत तो सरकार के पास ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो उसको सिर्फ सरकार ही ला सकती है और सरकार ही पास कराएगी। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, पहला तो ये समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया था ना, मंत्रिपरिषद जब चुना ही लोकसभा से जाता है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। बिल्कुल सही। तीसरा, जो राज्यसभा है वो सरकार की आलोचना तो कर सकती है लेकिन हटा नहीं सकती, लेकिन लोकसभा हटा सकती है अगर लोकसभा में सरकार को बहुमत ना रहे। ठीक है, अब बात समझिए कि ऐसा क्यों है। राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अभी हमने ऊपर बात करी थी ना, जो राज्यसभा के जो लोग हैं उनको राज्यों के विधायक चुनते हैं, इसलिए संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? आम लोग। राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं राज्यों के विधायक, इसलिए दोनों की शक्तियां बराबर नहीं हैं। ठीक है ना। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास ज़्यादा शक्ति है, जनता के पास अंतिम शक्ति है, मतलब सारी शक्तियां जनता के पास ही है। देखिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जो अब्राहम लिंकन जी ने दी थी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि लोकतंत्र जो है एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के ऊपर ही शासन होता है। मतलब सब कुछ लोग हैं, लोग अपने ही द्वारा, लोग खुद ही सरकार चुनते हैं, लोगों के हाथ में ही पावर है। ठीक है, तो इस तरह के अनुसार जनता जो है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। अब इसमें जो बात कही गई है ना, लोगों के पास अंतिम शक्तियां होती है, अगर हम उसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो वो कहता है कि जिसने जनता को चुना है, जनता को सीधे तौर पे लोकसभा जो है उसमें सीधे तौर पे लोगों ने चुना है ना उनको, तो उनके पास जो है, लोगों के पास ही वो शक्ति होनी चाहिए कि वो हटा सके लोकसभा के मेंबर्स को, पहली बात। दूसरी बात, जो भी धन विधेयक है, जितना पैसा खर्च करना है सरकार को, वो शक्ति भी उन्हीं के पास होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन उसका हिसाब देंगे कि ऐसा नहीं कुछ भी इधर उधर कुछ भी खर्च कर दो, पूरा हिसाब रखा जाता है। लेकिन देखिए कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ इसको पढ़ते जाना, तभी क्लियर होगा। नहीं तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ज़रूर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए इसके अतिरिक्त सामान्य जो जनरल और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने के लिए, जैसे कोई भी नॉर्मल जो कानून बनाना है उसके ऊपर या संविधान में संशोधन करना है, तो उसमें राज्यसभा के पास बराबर शक्तियां हैं लोकसभा की,
लोकसभा और राज्यसभा के बराबर शक्तियां हैं। अगर राष्ट्रपति को महाभियोग चलाना है, मतलब राष्ट्रपति को हटाना है तो और उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ रही होंगी। देखो पता है ये जो टॉपिक है इसमें, हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत टाइम भी लग रहा है और इसमें ना छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं तो ना ये एक एक लाइन समझाना, एक एक लाइन पढ़कर बताना वो तो बहुत आसान है, पर अगर समझ ही नहीं आए तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप समझिए। अब बात करते हैं लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है। ठीक है, अब आप समझ पाएंगे। अब आप यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि संघ सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है। मैंने अभी बताया था ना कि 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे संविधान ने जो बनाई है। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, ठीक है ना, राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ये रही। तो संघ सूची यानी कि केंद्रीय सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची यानी कि जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि ये तीसरी है समवर्ती, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, आपको यहीं पे एक चीज़ और समझा देता हूँ। पहली सूची कौन सी थी, केंद्रीय, यानी कि संघ सूची केंद्र सूची बात एक ही है, केंद्र सूची। समवर्ती पे केंद्र सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलके कानून बनाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर दोनों ने मिलके कानून बनाया, केंद्र ने और राज्य ने, अगर उस कानून पे किसी भी तरह का टकराव होगा तो केंद्र सरकार जो कहेगी वो माना जाएगा। मतलब केंद्र सरकार यहाँ भी ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है ना। अब देखते हैं, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है कौन सी, लोकसभा। धन विधेयक को और सामान्य विधेयक को भी प्रस्तुत कौन करेगी, लोकसभा। ये चीज़ समझ आ गई। अब राज्यसभा की बात, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। मैंने आपको बताया ना, सामान्य विधेयक को कोई भी जो है राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां इक्वल है। धन विधेयकों में संशोधन प्रस्ताव कर सकती है। धन विधेयक में संशोधन, देखो धन विधेयक मैंने क्या बताया था, सरकार का खर्चा जो है ना, सरकार कितना खर्चा करेगी, क्या करेगी, सरकार के हाथ में ही वो सारी पावर है, लेकिन सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, राज्यसभा उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा सिर्फ प्रस्ताव ला सकती है कि भाई धन विधेयक में ये वाला संशोधन ले आओ। केंद्र सरकार, लोकसभा चाहे तो मान सकती है, चाहे तो नहीं भी मान सकती है। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई होगी। दूसरा पॉइंट ये वाला समझते हैं, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य को स्वीकृति देती है। मैंने आपको क्या बताया, सारी पावर लोकसभा के पास है ना पैसा खर्च करने की। तो कर कितने लगाने हैं, कौन कौन से लगाने हैं, वो प्रस्ताव, बजट के बारे में, और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य वो मैंने बताया था ऊपर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको स्वीकृति देने का काम करती है लोकसभा। राज्यसभा क्या करेगी, संवैधानिक संशोधनों को पारित करेगी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि संविधान में संशोधन करना राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल है शक्तियां, यहाँ पर भी है संविधान में संशोधन करना, दोनों की बराबर है शक्तियां। अब तीसरे पॉइंट पर यहाँ आते हैं, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब इसको समझिए बहुत ध्यान से। देखिए हमारी सरकार से जो लोकसभा में चुनी गई है हमारी सरकार, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न तो आप समझ गए, उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूरक क्वेश्चन। समझ गए आप, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ये सब। पूरक प्रश्न पूछने का मतलब, पूरक प्रश्न का मतलब क्या हो गया, देखिए पूरक प्रश्न का मतलब हो गया क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मिला, उसी समय दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। एक एग्जांपल, मैंने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, आपने कहा भाई मैं चांदनी चौक जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया, लेकिन अब भाई पूरक प्रश्न क्या होगा, फिर मैंने आपसे दोबारा उसी समय क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे को क्योंकि प्रॉपर आंसर नहीं मिला, मैंने फिर पूछा क्यों जा रहे हो, तो वो होगा पूरक प्रश्न। मतलब प्रश्न के बाद दूसरा सवाल पूछना उसी समय। प्रस्ताव ला करके कोई भी चीज़ों का प्रस्ताव लाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास मतलब सरकार के पास क्या जो है लोकसभा में बहुमत है या नहीं है, इसके खिलाफ जो है एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आप देखिए इस अविश्वास प्रस्ताव को समझिए। देखिए सॉरी, देखिए लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, ठीक है, उसके चुनाव के बाद जिस पार्टी को सीटें मिल गई थी, जिस पार्टी को बहुमत मिला, उसने सरकार बनाई। ऊपर याद है हमने पढ़ा था
तीसरे चैप्टर में कि भाई सबसे पहले तो है प्रधानमंत्री को जो है नियुक्त करेंगे कौन, राष्ट्रपति, ठीक है ना। उसके बाद उनको बोलेंगे कि भाई आप ना विश्वास प्रस्ताव पारित करो। विश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि भाई आप ये बताओ कि आपको पूरे लोकसभा में जो है बहुमत मिला है या नहीं मिला। ये होगा जब सारे सांसद जो है ना वो वोट डाल देते हैं कि हाँ ये हमारी तरफ से ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो विश्वास प्रस्ताव होता है। यानी कि 543 टोटल सीटें हैं, तो 272 बंदे अगर सरकार के साथ हैं तो विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार गिर जाती है, तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि सरकार को 272 जो है सीटें नहीं मिली हुई हैं, 272 बंदों का समर्थन नहीं मिला है। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। पास कब होगा, जब सरकार के पास बहुमत नहीं होगा, ठीक है ना भाई। पास किसी भी चीज को पास होने के लिए तो यही होता है ना, बहुमत चाहिए होता है। जब सरकार के पास बहुमत होगा तो वो प्रस्ताव ही पास नहीं होगा। अगर वो पास हो गया तो भैया सरकार के पास बहुमत नहीं रहेगा। बहुत कॉमन सेंस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपातकाल की कोई घोषणा जब की जाती है तो उसको स्वीकृति देने का काम लोकसभा करती है, ठीक है। अब अगला कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव करती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है, और यही काम राज्यसभा भी करती है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भागीदारी करती है, अगर उनको हटाना हो तो उनको हटाया भी जा सकता है। ये भी सेम काम है दोनों के, ठीक है। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था। देखिए, कोई समिति जो कोई कमेटी बनाई है लोकसभा ने या कोई आयोग ने, जैसे अलग अलग आयोग जो है अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो जो देते हैं उस पर विचार करती है लोकसभा। सेम एज राज्यसभा भी यही करती है, ठीक है। राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। ये हमने अभी नीचे बात करी थी ना कि संसद राज्यसभा चाहे तो लोकसभा को ये बोल सकती है कि देश हित में अगर इस राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना है तो आप बना सकते हो, तो ये राज्यसभा उनको अधिकार दे सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं समझ आ रही हो। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो उसको आसान भाषा में समझाने के लिए, ठीक है। दोस्तों, आज के डिस्कशन में इतना ही था। आगे का कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।